जय हिंद बच्चों, कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इन ऑब्जेक्ट्स का मजा लीजिए, ठीक है। तो देखिए, पहले नंबर पे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में के अंतर्गत है किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। किसी चालक में जो विद्युत का प्रवाह होता है तो वो किन के कारण होता है, तो जैसे धनावेशों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। अगर इसमें एक ऑप्शन हो जाए कि अणुओं के कारण, तो हमको क्या करना है, और डी इसमें जाए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमको क्या आंसर देना है, हमको आंसर देना है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। जो चालकों में विद्युत का प्रवाह होता है या धारा का प्रवाह होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा संबंध सही नहीं है ना। आपको 3 संबंध दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, धारा घनत्व का ये मात्रक दे रखा है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर ही होता है। सेकंड है आवेश का कूलाम, तो आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम ही होता है, तो ये भी सही है। विद्युत धारा का वोल्ट दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट नहीं होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, तो ये वाला संबंध सत्य नहीं है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है, एम्पियर मात्रक है, एम्पियर निम्न में से किन राशियों का मात्रक है, ठीक है। तो क्या विद्युत धारा का मात्रक है, क्या विद्युत आवेश का मात्रक है, या विभवांतर का मात्रक है, इनमें से किसका मात्रक है। तो एम्पियर जो है धारा मापने का एक मात्रक होता है ना। आमीटर, आमीटर एक यंत्र है जो धारा को नापता है, और किस में नापता है, वो एम्पियर में नापता है। तो एम्पियर एक मात्रक है किसका, विद्युत धारा का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आप अपने हिसाब से लगाइए। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल, ठीक है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल ताप बढ़ने पर बढ़ता है या ताप बढ़ने पर घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लगा लीजिए अपने हिसाब से, फिर मैं बताता हूं आपको राइट आंसर। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल, ए है ताप बढ़ने पर बढ़ता है और बी है ताप घटने पर घटता है। बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर घटता है। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, ताप बढ़ने पर घटता है, ठीक है। ओके, तो देखिए धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल ताप बढ़ने पर बढ़ता है कि ताप बढ़ने पर घटता है। तो आपने आंसर लगा लिया होगा। मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलना स्टार्ट करता है तो वो जिग-जैग पाथ में चलता है, लेकिन जैसे ही उसके सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करते हैं, विभवांतर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन तेजी से चलता है, तेजी से धन आवेश की तरफ आकर्षित होता है। जिससे धन आवेश की तरफ आकर्षित होता है मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन तुरंत ही वो प्रोटॉन से टकरा जाता है और उसका वेग शून्य हो जाता है। फिर जैसे वेग शून्य होता है फिर से त्वरित होता है धन आवेश की तरफ, और वो इस तरीके से जिग-जैग पाथ में गति करता हुआ तेजी से धन आवेश की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। तो यहां पर 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय हमारा कहलाता है विश्रांति काल, ठीक है। तो जैसे ही ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ने पर जो है विश्रांति काल का जो मान होता है वो घट जाता है। तो उसका आंसर क्या जाएगा, ताप बढ़ने पर विश्रांति काल जो होता है घट जाता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5वां क्वेश्चन पे आ गए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का क्रम है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मीटर पर सेकंड में सभी। इनमें बताना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग का मान कितना होता है, किस क्रम में होता है। 10 की घात +4, 10 की घात -4, 10 की घात -6, 10 की घात 6। तो आपने राइट लगा लिया होगा, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के का जो अनुगमन वेग होता है वो होता है 10 की घात -4 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है क्योंकि ऑप्शन सेम है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तापी वेग का क्रम है। अब यहां पे पूछा है तापी वेग, तापी वेग जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मीटर पर सेकंड में दिया है। यहां पे भी 10 की घात 4 है, 10 की घात -4 है, 10 की घात -6 है, 10 की घात 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 10 की घात 6, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तापी वेग जो होता है वो होता है 10 की घात +6 मीटर पर सेकंड, लेकिन अनुगमन वेग होता है 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, दोनों को याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, R1 और R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं यदि उनका तुल्य प्रतिरोध R हो। ठीक है, दो तार है R1 और R2, मतलब दो तार है जिनके प्रतिरोध है R1 और R2, दोनों को जोड़ा गया समांतर क्रम में, तुल्य प्रतिरोध है उनका R। तो आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। क्या जो तुल्य प्रतिरोध है वो R1 से कम रहेगा, क्या तुल्य प्रतिरोध R2 से कम रहेगा, ए और बी दोनों, यानी कि जो यहाँ पे ए और बी दे रखे हैं वो दोनों सही है, या डी वाला, डी में आर जो है बड़ा है R1 से और आर जो है वो बड़ा है R2 से, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो R1 से बड़ा है और R2 से बड़ा है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं दो प्रतिरोधों को तो उनका तुल्य प्रतिरोध हमेशा कम हो जाता है, घट जाता है। तुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है किससे, जो भी आपने प्रतिरोध लिए। तो यहाँ पे R छोटा होगा R1 से, बिल्कुल राइट बात है ये भी, और R छोटा होगा R2 से भी राइट है। तो इसका मतलब सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। इसलिए हम घरों में जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी एप्लायंसेस होते हैं, सभी को पैरेलल सीरीज में लगा, मतलब पैरेलल क्रम में हम लगा देते हैं, है ना। कौन से सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल सीरीज में लगाते हैं। ठीक, तो समांतर क्रम में हम उनको लगा देते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, क्षेत्रफल, प्रकृति पर। ठीक है, तो यहां से जो है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है ये, है ना। इसमें क्या जाएगा, तीनों ऑप्शन सही है ना, तो इसमें चौथा एक ऑप्शन और ऐड करना पड़ेगा अपने को, डी वाला चारों पर। ठीक है, या उपयुक्त सभी पर, उपयुक्त सभी, एक और ऑप्शन हम लेंगे उपयुक्त सभी पर। ओके, तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर या उपयुक्त सभी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर। चालक का प्रतिरोध जो होता है सब पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। अच्छा 9 ही, ये 8वां क्वेश्चन हुआ है, 9th क्वेश्चन हम देखेंगे, 9th क्वेश्चन देखेंगे। चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, ये तो प्रतिरोध की बात हुई थी, लेकिन अब बात करें प्रतिरोधकता। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, द्रव्यमान पर या पदार्थ पर। तो आपका आंसर होने वाला है इसका पदार्थ की प्रकृति पर, है ना। प्रतिरोधकता सिर्फ और सिर्फ निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर, वो लंबाई, क्षेत्रफल या द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करती, क्योंकि प्रतिरोधकता जो होती है वो चालक के पदार्थ का एक विशेष गुण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 थे, प्रतिरोधकता का मात्रक है। अब प्रतिरोधकता का मात्रक बताना है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक हम निकाल सकते हैं, R बराबर होता है प्रतिरोधकता होता है रो बराबर RA/L। ठीक है, यहां से हम अगर मात्रक निकालेंगे तो इसका हो जाएगा प्रतिरोध का ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और लंबाई का हो जाएगा मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ओम इंटू मीटर कहां पे दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुए 10 क्वेश्चंस। आगे देखते हैं बाकी क्वेश्चंस। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो तो आप इसका आंसर बहुत इजी तरीके से दे सकते हो। देखिए पहला, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और उपयुक्त सभी पर। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो इन तीनों पर ही निर्भर करता है, साथ साथ ताप पर भी निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य के ताप पर। तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, उपयुक्त सभी पर, उपयुक्त सभी पर। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, कम विभव से अधिक विभव की ओर या अधिक विभव से कम विभव की ओर। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा के प्रवाह के विपरीत होता है। धारा का प्रवाह होता है अधिक विभव से कम विभव की ओर, धन से ऋण की तरफ।
यहां पर आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो आपको उल्टा बताना है, कम विभव से अधिक विभव, यानी ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर। तो आंसर हो जाएगा कम विभव से अधिक विभव की ओर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। धारा और अनुगमन वेग में आपको संबंध बताना है, तो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, अगर आपने ये संबंध पढ़ा हो तो आप इसका राइट आंसर लगा दोगे, I इक्वल्स टू NeAVD। आई यहाँ पे धारा है, N प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 - 10⁻⁻⁰ A क्षेत्रफल है, और VD जो है यहाँ पर आपका जो VD है ये हो जाएगा अनुगमन वेग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम किसके लिए सत्य है? तो आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे अर्धचालकों के लिए सत्य है क्या, ट्रांजिस्टर के लिए सत्य है, कि धात्विक चालकों के लिए सत्य है। तो यहाँ पे आप अगर आंसर बताएंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धात्विक चालकों के लिए। क्या हो जाएगा? धात्विक चालकों के लिए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध। ताप बढ़ाने पे क्या होता है? ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो देखो पहला ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बढ़ता है। ताप बढ़ाएंगे धातुओं का प्रतिरोध, तो ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है ना। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता। अब क्वेश्चन यहां पे प्रतिरोध का था पहले, अब पूछा गया है प्रतिरोधकता। तो मैं इसका आंसर ही बताऊंगा आपको कि जो काम प्रतिरोध में होता है वही सेम होता है प्रतिरोधकता में। ठीक है, प्रतिरोधकता जो होती है एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ का उस बिंदु पर क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। ठीक है, तो प्रतिरोधकता भी जो होती है वो यहां पर बढ़ती है। ठीक है, प्रतिरोधकता क्या होगी? बढ़ेगी। ताप बढ़ाने धातु की प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस इनवर्स, केल्विन इनवर्स, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको या तो ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ये हो जाएगा प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता ताप गुणांक, क्योंकि हम प्रतिरोधकता का मात्रक तो पढ़ चुके हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, यहां पर जाएगा प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक। ठीक है, तो आप बताना आपको प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या डिग्री इनवर्स है, केल्विन इनवर्स है, केल्विन है या डिग्री सेल्सियस है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर एसआई मात्रक पूछा गया है तो यहाँ पे होगा केल्विन इनवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? केल्विन 1/केल्विन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 किलोवाट घंटा का मान है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 3600 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल, 3600 वाट या 3.6 × 10⁻6 वाट। ओके, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है इसका मान हो जाएगा आपका 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, वाट में नहीं जाना है, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा जो है वो एक प्रकार का आपका ऊर्जा का मात्रक है, जिसको हम 1 यूनिट बोल देते हैं ना। हमारे घरों पर जो बिल आता है वो यूनिट में आता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो वो अपने आप में क्या है? वो 1 किलोवाट घंटा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 किलोवाट घंटा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा का मात्रक मतलब 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? क्या धारा का मात्रक है, क्या विभवांतर का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है? तो आपने आंसर सोच लिया होगा इन चारों में से क्या होने वाला है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक होने वाला है? सोच लीजिए आप। तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। ऊर्जा का यह मात्रक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 3.6 × 10⁻6 जूल, तो जूल ऊर्जा का मात्रक है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा? ऊर्जा का। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, शक्ति का लगा देते हैं, लेकिन ये किसका रहेगा? ऊर्जा का। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 20, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? श्रेणी क्रम में अगर हमने जोड़ दिया तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? डायरेक्ट हम इसको ऐड कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला दे रखा है 6 ओम, 1 ओम, 7 ओम, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 ओम, है ना। 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो बच्चों इस सेशन में इतना ही। इसका नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें मैं आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया, उसमें मैं आपको लिए फिल इन द ब्लैंक्स
और इससे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ मैच द फॉलोइंग्स यानी कि सही जोड़ी में आपके लिए लेके आऊंगा और एक वाक्य में उत्तर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।